वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे इस साल का इंडिया का बजट, दैट इज बजट 2025-26। इस साल की बजट स्पीच हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही अच्छे कोट से शुरू करी, दैट कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, कंट्री इज इट्स पीपल। तो यहीं से हमें आइडिया लगता है कि इस साल का हमारा बजट जो है वो एक पीपल ओरिएंटेड बजट था। अब पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो हो सकता है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो, मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए हो, या फिर एनडीए के अंडर जो अलायंस में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हो। लेकिन जो भी है, हम इस साल के बजट को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं कंपैरिजन करेंगे कि पिछले साल के बजट से हमें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सो लेट्स जस्ट हैव फर्स्ट लुक कि बजट में आखिर होता क्या क्या है। तो बजट बेसिकली दो तरह का होता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू वो चीजें जो रोजमर्रा की इनकम, रोजमर्रा का एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल वो चीजें जो लॉन्ग टर्म की चीजों के साथ डील करती हैं। तो कैपिटल बजट जो है, जो रेवेन्यू बजट है, उसमें टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे कि टोल टैक्स पे करते हैं, हम एग्जाम्स की फीस पे करते हैं, गवर्नमेंट का जो रोजमर्रा का खर्चा होता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन देना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। कैपिटल में अगर बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट्स में जैसे सरकार ने मान लीजिए अपनी कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच दिया, या फिर सरकार की किसी कंपनी में शेयर्स हैं जहां से उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द बजट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट्स आते हैं जैसे कि सरकार की सारी स्कीम्स, सेक्टर कौन से हैं जिनको वो प्रायोरिटाइज कर रही है, और कौन से रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जा रहा है। द सेकेंड पार्ट इज फाइनेंस बिल, जहां पे टैक्स के रिलेटेड नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। टैक्स से आपको जरूर याद आया होगा, इस बार सरकार ने काफी सारे टैक्स में भी रिफॉर्म्स लाए हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ मेजर बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए आर्टिकल है 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स हैं कि उनको बजट में से कितना प्रोपोर्शन चाहिए। फाइनेंस बिल पास किया जाता है और एक स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट की जाती है जिसमें हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, फिस्कल डेफिसिट का क्या पोजीशन है, सब कुछ प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अदर कुछ एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, जिनकी मदद से ही हम पूरे बजट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं से मैं आपके लिए बहुत सारे बजट की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव पिक्चर्स लेकर आई हूँ, डाटा लेकर आई हूँ। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद इट। बजट हमारे पास दो तरह का बनता है, या तो बैलेंस्ड बजट या फिर अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट का मतलब जितनी इनकम है उतना ही खर्चा किया जाएगा। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख का एक्सपेंडिचर। अनबैलेंस्ड मतलब या तो आपका इनकम ज्यादा है या फिर आपका खर्चा ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो सरप्लस बनेगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट बनेगा। यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हैं उसके रिलेटेड, आप पॉज करके वीडियो में उसको देख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं डेफिसिट्स के बारे में कि अगर मान लीजिए हमारी सरकार पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाने का एस्टिमेट लगाती है, बजट सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, बजट हम आने वाले 1 साल का एस्टिमेट लगाते हैं। तो अगर सरकार ने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, अब उसने खर्चों का जब एस्टिमेट लगाया तो वो तो 1 लाख से 20,000 ज्यादा निकले, खर्चे निकले 1,20,000, कमाना है सिर्फ 1 लाख, तो 20,000 के खर्चे जो पूरे करेगी सरकार, उसी चीज को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। जो 20,000 सरकार बोरो करेगी डिफरेंट सोर्सेस से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, दैट इज वी कॉल फिस्कल डेफिसिट। अगर ये डेफिसिट रेवेन्यू नेचर से आएगा तो रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल नेचर से आएगा तो कैपिटल डेफिसिट। अब सरकार अगर लोन ले रही है खर्चा पूरा करने के लिए तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम वो इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कल को हमारे देश को इंटरेस्ट पेमेंट ना करनी होती तब हमारे देश में पैसे की कितनी कमी है वो हमें प्राइमरी डेफिसिट से ही पता चलता है।
चलिए अब हम बात करेंगे इस साल के बजट की। एस्पिरेशंस क्या हैं सरकार की विकसित भारत बनाने के लिए। विकसित भारत टर्म जो है वो 4-5 साल से अभी गवर्नमेंट पॉपुलराइज कर रही है कि हमारे जो इंडिया है वो 2047 तक, आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। तो उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या अचीव करना है। ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, सबको इन्वॉल्व करना है, मिडिल क्लास को एम्पावर करना है, और वो इस साल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन से किया। प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश करनी है एंड ऑल्सो हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना है। तो ये तो बात हुई एस्पिरेशंस की। अब बात करते हैं ब्रॉड प्रिंसिपल्स। ब्रॉड प्रिंसिपल्स में गवर्नमेंट पॉवर्टी खत्म करना चाहती है, गुड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो 100% इंडिया में लाना चाहती है, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, वमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहती है, लेबर को स्किल करना चाहती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फार्मर्स को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहती है। कुछ टाइम से जैसे आप देख रहे होंगे इस बार भी मोदी गवर्नमेंट का जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का चुनाव था, शिवराज सिंह चौहान, वहीं से हमें आइडिया लग गया था कि एग्रीकल्चर में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं, और वो रिफॉर्म्स हमें अब इन बजट के थ्रू देखने को मिल रहे हैं। तो फार्मर्स के लिए बहुत कुछ है इस साल के बजट के लिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हम देखेंगे दैट इज बजट एट अ ग्लांस, जिसमें हमें सारी प्रॉपर चीजों का पता चल जाएगा। इस साल के गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एस्टिमेशन है दैट इज 34,20,409 करोड़, और ये फिगर्स हमें एग्जाम के लिए लर्न करनी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया जरूर होना चाहिए कि कितनी फिगर्स थी। ऐसा नहीं है कि फिगर बड़ी है तो आप छोड़ देंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं 34,20,409 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे पास होंगी 16,44,936 करोड़। तो गवर्नमेंट आने वाले पूरे साल में कितना पैसा कमाने वाली है, वो पैसा होगा 50,65,345 करोड़। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले बजट के साथ तो वो बजट था 48,20,000, तो हमें 2 लाख करोड़ का ज्यादा बजट इस बार गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश करी है। अगर 50 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगा लिया तो उसका खर्चा भी करेगी। तो 50 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने वाली है 39 लाख करोड़, और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है 11 लाख करोड़ का। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी रोड बनाना शुरू किया, हाईवे बनाना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाना शुरू किया। हॉस्पिटल बनाने में वो मटेरियल खरीदेगी, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा जनरेट होगा। हॉस्पिटल बनने के बाद लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, इकोनॉमी में एक सिस्टम चलेगा, पैसा घूमेगा, मनी सप्लाई आएगी, तो जिससे मल्टीपल इनकम जनरेशन हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली कंट्रीज के पास जो डेफिसिट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से होता है, विच इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। लेकिन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि उनका मैक्सिमम खर्चा रेवेन्यू नेचर का होता है, कि अगर सरकार पैसा उधार ले भी रही है, अपना फिस्कल डेफिसिट अगर वो इनकर कर रही है, तो वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो पैसा लग रहा है रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए। सरकार के पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ये एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का। तो यहाँ पे आप देखो टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट हमेशा बराबर रहती है। अब ध्यान दीजिए बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी कितनी है। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी है 15,68,936 करोड़। मतलब कैपिटल का 15 लाख करोड़ रुपए जो सरकार के पास आएंगे वो बोरोइंग से आएंगे। मतलब सरकार के पास 15 लाख करोड़ की कमी थी इस साल अपना खर्चा पूरा करने के लिए, और यही चीज हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो जो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज का अमाउंट है और जो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट है वो सेम रहता है। तो फिस्कल डेफिसिट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा 4.4% ऑफ जीडीपी। तो आप अभी थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सरकार पैसा कमाती है,
कैसे सरकार उसको खर्चा करती है, कितनी कमी हमारे पास सरकार की है, ये पिछले साल के बजटेड एस्टिमेट्स की वैल्यूज हैं। इनको आप कंपेयर करके देख सकते हो कितना डिफरेंस है, कहाँ से हम बढ़ा रहे हैं, कहाँ हम कम कर रहे हैं। यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया। अब बात करते हैं कि पैसा जो आएगा, जो 50 लाख करोड़ आएंगे, वो कहाँ से आएंगे। उनमें से 17% विल बी फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स, 22% फ्रॉम इनकम टैक्स, 24% फ्रॉम बोरोइंग्स, 1% फ्रॉम नॉन डेट कैपिटल, 9% फ्रॉम नॉन टैक्स रिसिप्ट, फ्रॉम जीएसटी, एक्साइज एंड कस्टम। तो ये गवर्नमेंट के सोर्सेज होंगे जहां से गवर्नमेंट पैसा लेकर आएगी, इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब इस पैसे को लगाना कहाँ है? पैसा लगाएंगे पेंशन्स पे, अदर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंटर सेक्टर, इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी, डिफेंस, सब्सिडीज, फाइनेंस कमीशन, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। तो जहां से पैसा आएगा, जहां पैसा जाएगा, ये उस चीज का डाटा है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता होना चाहिए कि सरकार कहां से पैसा ला रही है, कहां एक्सपेंडिचर कर रही है। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा खर्चा कहां हो रहा है, सबसे कम कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां से पैसा आ रहा है और सबसे कम कहां पे पैसा आ रहा है हमारे पास। आगे हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज को जो पैसा दिया गया है। हर साल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा देती है डिफेंस मिनिस्ट्री को। डिफेंस मिनिस्ट्री को इस साल एलोकेशन है 4,91,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट। इस डायरेक्शन में मिनिस्ट्रीज का जो एलोकेशन है वो कम होता जा रहा है। सबसे कम एलोकेशन दिया गया है साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स को। डिफेंस के बाद रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन, आईटी, एनर्जी, दीज आर ऑल दी एलोकेशंस और ये उनके परसेंटेजेस हैं। 6.8% फॉर डिफेंस और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 2.87। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डाटा। हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि पैसा कौन सी मिनिस्ट्री को कितना दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं डेफिसिट के बारे में। डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बजट का। हमें पता होना चाहिए कि कितनी कमी है सरकार के पास। पिछले साल के बजट की बात करें तो उसमें फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने बोला था 5.6% ऑफ जीडीपी। इस साल सरकार बोल रही है 4.4% ऑफ जीडीपी। बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है। 5.6 से सीधा हम कह रहे हैं 4.4% पर जाएंगे एंड 4% इज क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो हमारे एफआरबीएम एक्ट में भी लिखा हुआ है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3-4% के आसपास ही रहना चाहिए। अब वो 4.4% फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? या तो सरकार की इनकम बढ़ेगी या उसका खर्चा कम होगा। तो सरकार ने दोनों ही काम करने की कोशिश करी है। सरकार ने खर्चा भी कम करने की कोशिश करी है। अब वो खर्चा कहाँ से कम हो रहा है? यहाँ पे एक डाटा है कि सेंटर ने अपना सब्सिडी बिल कम करना शुरू कर दिया। मेजरली सरकार 3 तरह की सब्सिडी देती है। सरकार फार्मर्स को सब्सिडी देती है फूड आइटम्स के ऊपर, सरकार सब्सिडी देती है फ्यूल के ऊपर, सरकार सब्सिडी देती है फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स के ऊपर। तो ये जो सब्सिडीज हैं इनको सरकार ने कम करने का फैसला किया है, जो अब तक का 6 ईयर लो के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ आप देख सकते हो 2019-20 तक सरकार का टोटल सब्सिडी का बिल था 2,62,000 करोड़। बढ़ता बढ़ता वो कोविड में 7 लाख से भी क्रॉस हो गया था। अब हमने उसको हर साल कम करना शुरू किया है। नाउ वी आर एट द लोएस्ट 4,26,216 करोड़। तो सब्सिडी का जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फ्री एक्सपेंडिचर है, जिसके एक्सचेंज में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। तो सब्सिडी में से पैसा कम करके सरकार कहीं ना कहीं अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने इस बार 4 मेन सेक्टर्स पे फोकस किया है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जिसके अंडर एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 ऐसे एग्री डिस्ट्रिक्ट्स। धीरे धीरे ये चीजें जैसे जैसे लॉन्च होती जाएंगी हमें इनकी डिटेल्स भी मिलती जाएगी। नेक्स्ट इज कॉटन प्रोडक्टिविटी को आने वाले 5 सालों में बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है बिहार के लिए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिहार के लिए। द फोकस वॉज क्वाइट मच ऑन बिहार दिस ईयर। मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। जो मखाने हैं उनको उगाने के लिए, उनके प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के नई नई चीजों के सीड्स बनाए जाएंगे।
और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो फार्मर्स की, जो उनको किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलती है, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। ऐसा ही एक यूरिया प्लांट असम में बनाया जाएगा। ये कुछ नई चीजें हैं जो गवर्नमेंट करने वाली है और पूरा साल अब न्यूज में चलेंगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, मिशन फॉर पल्सेस, नेशनल मिशन फॉर पल्सेस लॉन्च किया है 6 साल के लिए, जिसका फोकस रहेगा 3 दालों के ऊपर, तूर, उड़द एंड मसूर की जो पल्सेस हैं इनके लिए अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट की जाएगी इन 3 पल्सेस की थ्रू दी सेंट्रल एजेंसीज। हमेशा फार्मर्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि हम फसल तभी उगाएंगे अगर उसके ऊपर एमएसपी मिलेगा। अब सरकार ने बोल दिया ये 3 दालें उगाइए, हम आपका प्रोक्योरमेंट करेंगे, 100% प्रोक्योरमेंट होगा, सरकार उनको गरीबों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी, तो डेफिनेटली फार्मर उस फसल के ऊपर शिफ्ट करने में विलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है मल्टी सेक्टरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम एंड ऑल्सो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये कुछ नई नई चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इवन डेयरी फार्मर्स को सही रेट पे क्रेडिट्स देना और रूरल जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में फोकस किया है। एमएसएमईज में बात करें तो क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज जिनकी 5 लाख तक की लिमिट होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ 2 करोड़ तक के लोन्स की फैसिलिटेशन उनको दिए जाएगी ताकि हम एमएसएमईज को इंडिया में बढ़ावा दे सकें। उद्यम पोर्टल की कुछ डिटेल यहाँ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो उद्यम पोर्टल इस साल हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है बजट में, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फोकस किया जाएगा फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, टॉय सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग जो मिशन है उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको डीरेगुलेट किया जाएगा, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडस्ट्री लगाने के लिए विलिंग हो जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन एंड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एमएसएमईज। एमएसएमईज इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनका क्लासिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एंड टर्नओवर के बेसिस पे, तो उसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आई है। करंट क्या है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, अब उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया है। सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइजेस वाज 10, नाउ इट इज 25, 50, नाउ इट इज 125। टर्नओवर के बेसिस पे इट वाज 5, नाउ इट इज 10, 50 का 100 कर दिया, 250 का 500 कर दिया।